अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कोडिंग विद लाइबा ज़हूर। आज की वीडियो में हम नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस करेंगे, इसके रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पेपर में इसके बारे में क्वेश्चन आया। इसके अलावा हमने ईआर मॉडल और इसकी डायग्राम को रीसेंट वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखी तो फ़ौरन पहले उसको देखें। और ये जो हमारा प्लेलिस्ट है लास्ट मिनट जो डेटाबेस प्रिपरेशन है, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मजीद जो हैं वो अपडेट हो जाएंगे। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इन सब के साथ जुड़े रहें। तो नॉर्मलाइजेशन में सबसे पहली जो इसकी डेफिनेशन है, नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज टू ऑर्गेनाइज डाटा एफिशिएंटली। किसी भी डाटा को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने किसको यूज किया है? नॉर्मलाइजेशन को। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला है, एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई वी नीड नॉर्मलाइजेशन इन डीबीएमएस। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमें नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों महसूस होती है? तो वो एलिमिनेट डाटा रिडंडेंसी, कि वो डाटा जो फालतू है, एक्स्ट्रा है, उसको उसने हमारी जो है वो मेमोरी में जगह ली हुई है, हम उसको डिलीट करेंगे तो वो जगह हमारी खाली हो जाएगी। एलिमिनेट डाटा टू सेव स्टोरेज स्पेस, अवॉइड डाटा एनोमलीज। इसका मतलब क्या है कि आपने जो है वो इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन ऑपरेशन को जो है वो अवॉइड करना, उससे बचना है। ये जो हम हर टॉपिक को अलग अलग अभी डिस्कस करते हैं, व्हाट इज डाटा रिडंडेंसी, डाटा एनोमली, डाटा इंटीग्रिटी और डाटाबेस स्ट्रक्चर वगैरह, इन सब को हम अभी देखते हैं। इन शॉर्ट, डाटा इंटीग्रिटी बाय मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी अक्रॉस टेबल्स, सिंप्लीफाई डाटाबेस स्ट्रक्चर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन, उनको डिस्कस करते हैं। डाटा रिडंडेंसी, रेपिटेशन ऑफ सेम डाटा इन मल्टीपल प्लेसेस। एक ही डाटा मल्टीपल टाइम जब आता है तो वहां पे हमारे पास डाटा रिडंडेंसी अगर होती है। तो यहाँ पे जो मसला आता है, प्रॉब्लम है जो वेस्ट स्टोरेज स्पेस एंड इंक्रीज मेंटेनेंस एफर्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो है 101 है अली और 101 अली, ये मैथ के हैं, ये कंप्यूटर, और मिस्टर खान इनको पढ़ाता है और इनको मिस सारा। अब स्टूडेंट नेम अली जो है वो रिपीटेड अननेसेसरीली, तो इसकी जो फजूल जो इसकी रेपिटेशन थी उसकी वजह से मेमोरी में जगह जो है वो ज़्यादा इसने ली, जिसकी वजह से ये जो थी वो डाटा एनोमली थी, डाटा रिडंडेंसी थी। अब यहाँ पे जो अपडेट अनोमली है, इनको देखते हैं। दैट प्रॉब्लम दैट अकर व्हेन मॉडिफाइड डाटा, जब आप डाटा को चेंज कर रहे होते हैं, डाटा को अपडेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो मसला आता है, इफ़ द रिडंडेंट डाटा एग्जिस्ट, वो डाटा जिसमें डुप्लीकेशन एग्जिस्ट हो रही हो, फालतू डाटा मौजूद हो, एंड अपडेट इन वन प्लेस में नॉट रिफ्लेक्ट एल्सवेयर काजिंग इनकंसिस्टेंसी। मिसाल के तौर पे कि ये जो टेबल है जिसमें मैथ के टीचर जो है वो मिस्टर खान है, हमने इनको रिमूव करके मिस्टर अहमद लिखना है, तो हमें जो है वो सारी की सारी रोज़ की क्या करनी पड़ेगी? अपडेशन। इसी दौरान अगर कोई भी डाटा हमारे से मिस हो जाता है तो ये इनकॉन्सिस्टेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ पे इनकॉन्सिस्टेंसी अकर हो सकती है। अब हमारा जो पहले डाटा मिस हो गया, उसमें जब हम न्यू डाटा इंसर्ट करने लगेंगे तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है उसकी वजह से मसला आएगा, जिसको कहते हैं इंसर्शन एनोमली। नेक्स्ट डिलीशन एनोमली को देखते हैं। जैसे हमने रिसेंट में पढ़ा कि जो है वो हम डाटा को इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक कि अनरिलेटेड, विदाउट अनरिलेटेड एट्रीब्यूट्स, जब तक हमारे पास रिलेटेड एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे तब तक हम जो है वो डाटा को इंसर्ट नहीं कर सकते। डिलीशन एनोमली में क्या आएगा? लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा व्हेन एडिंग रिकॉर्ड, व्हेन डिलीटिंग रिकॉर्ड। तो आप जब भी कोई चीज़ डिलीट कर रहे होंगे तो उसके साथ आपकी बाकी भी डाटा डिलीट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो डिलीटिंग ओनली स्टूडेंट इनरोल्ड इन अ कोर्स में आल्सो रिमूव ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट कोर्स। तो वो सारी कोर्स की इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी अगर आप उस स्टूडेंट को डिलीट करेंगे। आगे हमारे पास डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी है। डेफिनेशन है, सेम डाटा अपीयर डिफरेंटली एट डिफरेंट प्लेसेस। तो एक ही तरह का डाटा कई जगह पे जब आ जाता है तो वहाँ पे डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी प्रोड्यूस होती है। जैसे हमने रिसेंट में पढ़ा कि जब हम कोई भी रो को एक अलग रो से रिप्लेस करना चाहेंगे तो हमारे पास जो डाटा है वो मिस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगी। तो इसको कहते हैं डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी। तो बेसिकली जब हमें नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ी तो वहाँ पे हमें जिस मुश्किल का सामना करना पड़ा था वो था मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में बहुत डिफिकल्टी थी। मेंटेनिंग या मैनेजिंग अ टेबल विद रिडंडेंट एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इज हार्ड। फिर इसके लिए हमने अपडेट, इंसर्ट और डिलीट को हमने जो है वो केयरफुली चेकिंग क्रॉस मल्टीपल रो, तो बहुत ही ये जो था वो एहतियात के साथ करना पड़ता था। देन फिर प्राइमरी कीज़ और नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स को हम देखते हैं कि वो की जो यूनिक होती है, जो नल नहीं होती, वो क्या होती है? प्राइमरी की। जैसे ये टेबल है, स्टूडेंट नेम, मोबाइल और उसका जेंडर। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो है इन तीनों को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये क्या है? स्टूडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की है, ये यूनिक है, ये नल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये जितने भी बाकी हैं, स्टूडेंट नेम, मोबाइल, जेंडर, ये सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। स्टूडेंट आईडी की अगर हम बात करें तो ये कॉलम हमारे पास प्राइमरी की है क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाइड है। ईच रो ऑफ डाटा हैज रिमेनिंग कॉलम देन बिकम दी नॉन की एट्रीब्यूट्स। तो हमारे पास जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है ना, इसका सिंपल और बेसिक रूल है कि आपने कोई सा भी डाटा आपका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ओनली सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट पर कॉलम या कॉलम। वैल्यू स्टोर्ड इन अ कॉलम शुड बी ऑफ सेम डोमेन। एक ही डोमेन होनी चाहिए। ऑल दी कॉलम शुड हैव यूनिक नेम। सबके नाम जो है वो यूनिक होने चाहिए, डिफरेंट सेम नहीं होने चाहिए, एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। अच्छा जी, बहुत सिंपल एग्जाम्पल इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये हमारे पास था अननॉर्मलाइज टेबल, इसको हमने ना जो है वो फर्स्ट नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब 102 में माहा है, उनका फोन नंबर है, और कोर्सेज जो है वो इनमें क्या है? कंप्यूटर और फिजिक्स। अब मल्टीपल एक जगह पे है, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही आ सकता है। तो हम क्या करेंगे? 102 माहा ये फोन नंबर और कंप्यूटर, फिर 102 माहा ये फोन नंबर और फिजिक्स, ठीक है। इस तरह से, इस तरह जब हम जो है वो मल्टीपल जो है वो
मल्टीपल पोर्शंस को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इन रिजल्ट क्या बनेगी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, जैसे मैथ और इंग्लिश था तो मैथ को अलग कर दिया, इंग्लिश को फिर जोलॉजी जो था वैसे का वैसे बड़ा रह गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड नॉर्मलाइज फॉर्म में। सेकंड नॉर्मलाइज फॉर्म होने से पहले उसका फर्स्ट में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इट शुड नॉट हैव पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी को समझते हैं, जब भी हम किसी टेबल की बात करते हैं ना तो उसके एट्रीब्यूट्स उसकी जो है ना प्राइमरी की के साथ लिंक्ड होने चाहिए। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास टेबल है जिसमें हमारे पास जो है वो स्टूडेंट है, आईडी है, स्टूडेंट सब्जेक्ट आईडी है, मार्क्स हैं, टीचर नेम है और सब्जेक्ट नेम या कोर्स नेम कुछ भी आप कह लें। अच्छा, यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी ये दोनों प्राइमरी कीज है। मिसाल के तौर पर अगर हम टीचर की बात करें या कोर्स की बात करें तो ये दोनों सब्जेक्ट आईडी के साथ लिंक है। मार्क्स की बात करें और टीचर नेम की बात करें तो वो स्टूडेंट आईडी के साथ रिलेट करता है, ठीक है, या सब्जेक्ट आईडी। तो हमारे पास एक ऐसी प्राइमरी की होती है जो बाकी जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके साथ लिंक्ड होती है, इसको कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। नेक्स्ट इसको रीड डाउन कर लेते हैं। When a table has primary key that is made up of two or more column, then all the column in that table should depend on the entire primary key, not on the parts of it. If any column which is not in the primary key depends on the part of primary key, then we say that we have partial dependency in this table. तो यहाँ पे हमारे पास टेबल में partial dependency मौजूद थी, तो अब हम इसको जो है वो सेकंड नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, इसको मैं सब्जेक्ट आईडी के साथ भी रिप्रेजेंट स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट है इसकी सब्जेक्ट आईडी क्या है और इसके मार्क्स कितने हैं, इसका मैं अलग टेबल बना सकती हूँ। और सब्जेक्ट आईडी ये है, इसको कौन सा टीचर पढ़ाता है और कौन सा कोर्स पढ़ाता है, इसकी आईडी भी मैं अलग से बना सकती हूँ। तो जी हमने एक सब्जेक्ट टेबल बना लिया और एक स्कोर टेबल। सब्जेक्ट टेबल में हमने वो सब्जेक्ट वाला कर लिया और ये हमने कर ली इसकी पार्शियल डिपेंडेंसी को खत्म और इसको कर दिया सेकंड नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में। अब बारी है थर्ड नॉर्मलाइज्ड फॉर्म की। थर्ड नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होने से पहले हमारे पास सेकंड में होना जरूरी है। उसके अलावा इट सेटिस्फाई द फर्स्ट नॉर्मल एंड द सेकंड नॉर्मल दोनों होने चाहिए। इट डज नॉट हैव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को समझेंगे, ठीक है। पहले हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी देखी, फिर पार्शियल, अब हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की तरफ आ गए हैं। वी हैव सम कॉलम दैट एक्ट एज अ प्राइमरी की एंड अदर कॉलम्स डिपेंड ऑन दी दिस कॉलम। एक हमारे पास कॉलम होता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी की, बाकी सारे के सारे कॉलम उस पर डिपेंड करते हैं। बट व्हाट इफ अ कॉलम दैट इज नॉट अ प्राइमरी की डिपेंड ऑन एन अदर कॉलम। तो वो कॉलम जो प्राइमरी की नहीं है लेकिन वो अदर कॉलम पे डिपेंड करते हैं, तो वहां पे हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी। मिसाल के तौर पे we had a score table in that second normalized form. If we have to score some extra information, store some like exam type और total marks, जैसे हमारे पास पिछला था ना अब ये हमने पहले से बनाया हुआ था इतना, अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, अंदर ऐड कर दिया, ये तीनों हमारे पास पहले से मौजूद थे। एग्जाम आईडी को ऐड कर दिया, एग्जाम टाइप और टोटल मार्क्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जाम टाइप है वो डिपेंड करती है दोनों पे। एग्जाम टाइप जो है, एग्जाम टाइप दोनों पे डिपेंडेंट है, एक तो स्टूडेंट पे और एक उसके सब्जेक्ट पे। अब जो हमारे पास कॉलम है टोटल मार्क्स का, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम टाइप पे डिपेंड करता है। अगर तो थ्योरी होएगी तो इतने नंबर का आएगा, वैसे वो जो है वो इतने नंबर का, ठीक है। फिर हमारे पास जो प्राइमरी की है वो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है और सब्जेक्ट आईडी है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी है और सब्जेक्ट आईडी है। अब देन हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल मार्क्स और एग्जाम टाइप का एक टेबल बना लेगा और ये एग्जाम आईडी से लेकर मार्क्स तक एक टेबल बनेगा। तो जी हम ये देखें, तो यहाँ पे हम फाइनलाइज जो थर्ड नॉर्मलाइज फॉर्म टेबल है हमारे पास वो एग्जाम का बनेगा और एग्जाम टाइप का। तो एग्जाम में ये सारी चीज़ें आ रही थी और एग्जाम टाइप में ये आ रही थी। उसके बाद हम जो है वो, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन के साथ इसको सॉल्व करते हैं कि पेपर में आपको इसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आता है और वो कैसे आपसे पूछते हैं कि इसको फर्स्ट में करें, सेकंड में करें, थर्ड में करें। तो जी सबसे पहले ये देखें क्वेश्चन को, नॉर्मलाइज द गिवन रिलेशन आर, कि आपने ना इस रिलेशन को ना आपने नॉर्मलाइज करना है। तो उन्होंने दिया आपको रिलेशन, एक स्टूडेंट आईडी है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, कोर्स आईडी, कोर्स सेक्शन, कोर्स नेम और ग्रेड। फिर उसने कहा है प्रोफेसर लास्ट नेम, प्रोफेसर फर्स्ट नेम, प्रोफेसर ऑफिस, प्रोफेसर क्वालिफिकेशन। अब हमने इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमने अभी पढ़ा कि सबसे पहला स्टेप फर्स्ट नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में फंक्शनल डिपेंडेंसी है, उसके बाद हम पार्शियल डिपेंडेंसी करेंगे एंड देन हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी करेंगे। सबसे पहले जो है हम इसकी क्या करेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आपने वीडियो को जो है वो एंड तक देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना। फंक्शनल डिपेंडेंसी में हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है स्टूडेंट आईडी, ठीक है। अब स्टूडेंट आईडी के बाद हमारे पास स्टूडेंट आईडी बन गई हमारे पास एक प्राइमरी की। अब स्टूडेंट आईडी में हमारे पास आगे लास्ट नेम आ जाता है, लास्ट नेम आ जाता है और फर्स्ट नेम आ जाता है। सेकंड हमारे पास बन गई कोर्स आईडी, क्या बन गई, कोर्स आईडी। तो कोर्स आईडी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास कोर्स सेक्शन है, कोर्स नेम है और प्रोफेसर आईडी है। कोर्स सेक्शन, कोर्स नेम और हमारे पास प्रोफेसर आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास कोर्स आईडी है और कोर्स सेक्शन है, ये दोनों मिलके बना देते हैं कोर्स नेम और प्रोफेसर को, कि इस सब्जेक्ट के कौन से प्रोफेसर हैं। फिर हम एक प्रोफेसर आईडी बना सकते हैं, प्रोफेसर आईडी जिसमें हम प्रोफेसर का लास्ट नेम लिखेंगे, उनका फर्स्ट नेम लिखेंगे, प्रोफेसर लास्ट नेम,
ये हम ना पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि हमने क्वेश्चन को एक्चुअली समझना कैसे है। फिर हमारे जो प्रोफेसर हैं उनका जो है फर्स्ट नेम, फिर उनका जो है वो ऑफिस। अच्छा जी, इतना कर लिया हमने। नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है प्रोफेसर क्वालिफिकेशन, तो वो भी इसी के अंदर ही आएगी, प्रोफेसर क्वालिफिकेशन। प्रोफेसर क्वालिफिकेशन के बाद हम एक और सेक्शन बना सकते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी की मदद से। अभी हमने 3 बनाए, 1 2 3। एक और बना सकते हैं जो कि स्टूडेंट आईडी, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेड को मिस किया है, तो ग्रेड पे फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे हो सकती है कि हम स्टूडेंट आईडी की बात करें, उसके कोर्स आईडी की बात करें, ठीक है, और कोर्स सेक्शन की बात करें, कोर्स सेक्शन की। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, कोर्स आईडी, कोर्स सेक्शन, कोर्स स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, कोर्स सेक्शन, ये सारी रिप्रेजेंट कर देंगी उसके ग्रेड को। क्या कर देंगे? उसके ग्रेड को। तो ये हमारी जो है वो फर्स्ट नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हमने जो है इसकी क्या कर दी, फंक्शनल डिपेंडेंसी कर दी। तो ये हमने कर दिया इसको फर्स्ट में, फर्स्ट एनएफ में, फर्स्ट नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में। अब हम करते हैं इसको सेकंड नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में। तो वो कैसे होगा? जैसे कि हमें क्वेश्चन में कोई भी उन्होंने जो है वो टेबल प्रोवाइड नहीं किया हुआ, तो हमने सिंपल इसका एसक्यूएल में कोड ही बताएंगे कि हम किस तरह से एसक्यूएल में इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिर हम इसकी जो है ना सेकंड नॉर्मलाइज्ड फॉर्म कैसे बना सकते हैं कि हमने एसक्यूएल में लिखना है कोड इसका, जिसके मुताबिक हम इसका स्टूडेंट बनाएंगे, स्टूडेंट टेबल बनाएंगे, कोर्स टेबल बनाएंगे, प्रोफेसर टेबल बनाएंगे। इसी तरह फिर आगे स्टूडेंट जो है वो टेबल, उसका ग्रेड टेबल भी बना लेंगे। तो यहाँ पे जी सेकंड नॉर्मलाइज फॉर्म में हमने होने से पहले इसको फर्स्ट नॉर्मलाइज फॉर्म में कर लिया। इसमें कोई फंक्शनल पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमने सबसे पहले इसका स्टूडेंट टेबल जो है वो क्रिएट करना है। तो जैसे मैंने साइड पे रेड पेंसिल से लिखा है वैसे ही इसका टेबल क्रिएट होगा, स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। इसी तरह कोर्स, कोर्स आईडी, कोर्स सेक्शन, कोर्स नेम, प्रोफेसर आईडी। वैसे टेबल आ जाते हैं, उनमें वैल्यूज भी पुट की जाती हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में वैल्यूज एंटर नहीं है, मतलब आपने खाली टेबल ही बना रहे हैं। तो फिर प्रोफेसर टेबल हम बनाएंगे जिसमें हमने प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो प्रोफेसर, प्रोफेसर आईडी, प्रोफेसर लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और प्रोफेसर ऑफिस। अगर आप पहले 2 स्टेप्स बिल्कुल सही से कर लेते हैं ना, तो फिर लास्ट वाला स्टेप, तो अगर आप पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी आपसे ठीक हो गई है ना, तो नेक्स्ट स्टेप्स आपसे बिल्कुल इजीली हो जाने हैं। इनरोलमेंट टेबल में जिसमें स्टूडेंट का कोर्स और उसके ग्रेड वगैरह, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट कोर्स नेम, कोर्स सेक्शन और उसका ग्रेड। अब हम थर्ड नॉर्मलाइज फॉर्म में देखते हैं कि वहाँ पे क्या होगा। सीधी और आसान बात है कि हमने सबसे पहले उसको सेकंड में करना, ना तो उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर देखा जाए तो प्रोफेसर टेबल में हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी प्रेजेंट थी। तो जब हम प्रोफेसर टेबल अलग से क्रिएट कर लेंगे तो वो सारी की सारी जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास इन रिजल्ट हमारे पास जो थर्ड नॉर्मलाइज फॉर्म में जो टेबल बनेंगे वो सबसे पहले स्टूडेंट टेबल है, कोर्स, फिर प्रोफेसर, फिर इनरोलमेंट टेबल बनेगा। तो यूं हम जो है वो नॉर्मलाइजेशन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने आज की वीडियो में कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी किया करें।